हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज के वीडियो में अपन क्या कवर करने वाले हैं। अपन आज के वीडियो में विकेरियस लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे जो अपन ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, और फिर उसके अलावा अपन वो देखेंगे कि अगर आप किसी की पर्सनल सेफ्टी या राइट टू फ्रीडम को अगर हार्म करने की कोशिश करते हो तो वो किन किन फॉर्म्स में होता है। ये चीज़ें अपन आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था विकेरियस लायबिलिटी, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि अगर कोई और तीसरा पर्सन कोई एक्ट कर रहा है तो आप उसके बिहाफ पर कैसे लायबल हो सकते हो, यानी हाउ आर यू लायबल ऑन द एक्ट्स दैट हैज़ बीन डन बाय समबडी एल्स। तो इसमें अपन ने किस किस टाइप की लायबिलिटी का जिक्र किया था। एक तो पहला रिलेशनशिप आता है, वो आता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, यानी जिसने जॉब पे रखा है और जो जॉब कर रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। फिर आता है मास्टर सर्वेंट, जिसमें नौकर और जो उसका मालिक है उसके बीच का रिलेशनशिप होता है। फिर आता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। फिर आता है पार्टनर्स इंटर से, यानी पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप। पिछले उसमें मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई एक्ट किसी और ने किया है तो आप उस एक्ट के लिए कैसे लायबल हो सकते हो, किन किन केसेस में आप उस एक्ट के लिए लायबल होगे। तो वो जो लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी किसी और के द्वारा किए गए काम की, तो उसको कहा जाता है विकेरियस लायबिलिटी। उससे पहले आप सबको ये पता ही है कि टॉर्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि अगर आपने किसी की राइट को सबड्यू किया या आपने किसी को रोकने की कोशिश की अपनी किसी भी पर्सनल राइट को एक्सरसाइज करने से, तो वो चीज़ जो है वो टॉर्ट कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें किन किन फॉर्म्स में ये होता है अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रिंसिपल और एजेंट का। मैंने आपसे ये कहा था कि प्रिंसिपल और एजेंट का बेसिक ये है कि जो भी एक्ट एजेंट करेगा वो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने करी है। तो एजेंट का खुद का एज सच कुछ नहीं होता, जो भी एक्ट उसने खुद से किया होगा तो वो भी माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही करवाया है, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंसी में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है वो माना जाता है कि उसने असली काम कराया है, और किसके थ्रू कराया है, तो एजेंट के थ्रू उन्होंने काम कराया है, राइट। तो ऐसा रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। फिर अपन ने पार्टनर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि पार्टनर्स के बिहाफ पर कैसे होता है कि अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ किया तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल हो सकते हैं। पार्टनरशिप का रिलेशनशिप कैसा होता है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट एंड सेवरल। मतलब अगर किसी एक ने भी कोई एक्ट किया तो सारे के सारे लायबल होंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि अगर कोई एक पार्टनर टॉर्ट करेगा तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स को लायबल किया जा सकता है। फिर आता है मास्टर एंड सर्वेंट, यानी नौकर और उसका मालिक, अगर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा तो वो अपन को अब स्टडी करना है। तो मास्टर और सर्वेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप कैसा होता है कि जो मास्टर है उसने जो बात बोली है सर्वेंट को करने के लिए, वो उस सर्वेंट को करना ज़रूरी है, राइट। तो मास्टर सर्वेंट में मास्टर की जो पोजीशन होती है दैट इज़ क्वाइट डोमिनेंट, यानी वो जो अपने सर्वेंट को बोलेगा करने के लिए, सर्वेंट का ये उसका ये ड्यूटी है कि वो अपने मास्टर की हर चीज़ को माने। तो सर्वेंट द्वारा की गई कोई भी काम को ये माना जाएगा कि वो मास्टर ने करवाया है और मास्टर को उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो इसके अंदर एक्चुअली में लिखा क्या है, तो हम पढ़े मास्टर इज़ लायबल फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। मतलब जो भी टॉर्ट उसके सर्वेंट ने किया उसके लिए मास्टर जो है वो लायबल होगा। द लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। सेम पार्टनरशिप की तरह यहाँ पर भी जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी आएगी, यानी अपने सर्वेंट के साथ उसकी जॉइंट लायबिलिटी तो आएगी ही, सर्वेंट और मास्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, और मास्टर एडिशनली रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने ही अपने सर्वेंट को जो है वो डायरेक्शंस दिए होंगे ऐसा काम करने के लिए। The liability arises because of the relationship between the principal and the wrongdoer. लाइबिलिटी क्यों अराइज होगी? क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और रॉन्ग डूअर का, वो उसका नेचर ही ऐसा है कि लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाएगी। द मास्टर इज लाइबल even though the servant acted अगेंस्ट हिज एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस। मास्टर तब भी लायबल होगा जब सर्वेंट ने एक्ट किया हो अगेंस्ट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मास्टर। मतलब भले ही मास्टर ने उसको एक्सप्रेसली कुछ करने के लिए नहीं कहा और सर्वेंट ने कोई काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, फिर भी मास्टर को जो है वो लायबल ठहराया जाएगा। तो लिखा है ना, द मास्टर शैल बी लायबल even though the servant acted against his express instructions for the benefit of his master so long as the servant acted in the course of his employment। लेकिन उसके आगे क्या कंडीशन है कि वो तब लायबल होगा जब
उस सर्वेंट ने एक्ट किया हो मास्टर के बेनिफिट के लिए और इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी मास्टर के बेनिफिट के लिए एक्ट किया, उसके साथ साथ ही उसने ये एक्ट तब किया जब वो उस एम्प्लॉयमेंट में था, जो उसकी नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का काम है वो उसने किया, तो उसके लिए मास्टर को लायबल ठहराया जा सकता है। An act is deemed to be done in the course of his employment if it is a wrongful act authorized by the employer। कब आप उसको जो है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मान सकते हो? जब वो एक रॉन्गफुल एक्ट है जो कि मास्टर ने ही उसको बोला कि आप इसको ऐसे करो। A wrongful act and an unauthorized mode of doing the same act authorized by the employer। मतलब आपको उन्होंने कुछ काम दिया था करने के लिए, जो एक्ट करने के लिए आप ऑथराइज थे, लेकिन आपने उस एक्ट को गलत तरीके से करा, अनऑथराइज तरीका यूज़ किया। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं आपका प्रिंसिपल कंपनी सेक्रेटरी हूँ और आप मेरे अंडर एक एम्प्लॉयमेंट में हो। मैंने आपसे कहा कि ये हमारे क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसके बेसिस पर आप फॉर्म भर दीजिए। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और जो डेटा है फिर उसको निकाल कर अपने पास सेफली रख लीजिएगा। आपने क्या किया? आपने मेरा पूरा इंस्ट्रक्शन सुना। मैंने आपको ऑथराइजेशन दी थी कि आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भरो और फिर जो डेटा है उसको निकाल कर अलग से रख देना और फॉर्म को भी सेव कर लेना। आपने मेरा इंस्ट्रक्शन लिया, मैंने आपको ऑथराइजेशन दी थी फॉर्म भरने की, राइट, और उसके बाद डेटा निकालने की। तो आपने क्या किया? आपने अपना दिमाग लगाया, आपने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता हूँ जिससे ये ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म भर जाए। आपने सोचा कि मैं इसको कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर निकाल कर। आपने सॉफ्टवेयर निकाला, सॉफ्टवेयर को डेटा एक्सेस का परमिशन दे दिया, उसने डेटा एक्सेस किया और ऑटोमेटिकली फॉर्म भरकर आपके सामने जनरेट कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा क्लाइंट का था वो सारा का सारा डेटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो गया और अब वो ओपन एक्सेस के लिए किसी के यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो एक तरीके से आपने थ्रेट जो है वो प्राइवेट डेटा के ऊपर एक थ्रेट क्रिएट कर दिया कि अब ये जो डेटा है ये किसी के पास भी लीक हो सकता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया? आपने ऑथराइज्ड एक्ट तो किया, आपको ऑथराइजेशन मिली थी फॉर्म भरने की, वो आपने ज़रूर भरा, तो आपने ऑथराइज एक्ट किया, लेकिन जिस तरीके से आपने ऑथराइज्ड एक्ट किया है वो अनऑथराइज मैनर था। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भरोगे, मैंने आपको कहा था पर्सनली इस फॉर्म को भरोगे खुद टाइप कर कर रादर देन यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक तरीके से आपने एक गलत तरीका अपनाया इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ओके, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो अलग अलग पार्टीज़ को जो मिलना है और उसमें टेंडर के थ्रू ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उस तरीके से ये मिलता है। टेंडर में आपको अपना प्रेजेंटेशन, सब जो भी उस टेंडर को लेना चाहते हैं उन सब कॉम्पिटिटर्स को अपना प्रेजेंटेशन देना होता है और जिसका प्रेजेंटेशन बेस्ट होता है उसको वो टेंडर अवॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप मेरे एम्प्लॉई हो, मैंने आपको बोला कि एक प्रेजेंटेशन आप बनाओ और आप ही इस प्रेजेंटेशन को जो है वो सबके सामने रिप्रेजेंट करोगे, और क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं ये वो और आपको ये करना है, तो आपने सोचा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स तो अच्छी है लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं एक काम करता हूँ, जिसने ये टेंडर रिलीज़ किया है उनसे पहले ही डील कर देता हूँ और उनको जो है ब्राइब में पैसे दे देता हूँ, यानी ब्राइब दे देता हूँ, घूस दे देता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन जैसे ही ख़त्म हो तो वो जो भी टेंडर होगा वो हमें अवॉर्ड कर दे। तो मैंने आपको क्या ऑथराइजेशन दी थी? प्रेजेंटेशन देने की और ये टेंडर को लेने की मैंने आपको ऑथराइजेशन दी थी कि आपको ये टेंडर जीतना था। किस तरीके से जीतना था? फेयरली प्रेजेंटेशन देकर, और अगर आपका प्रेजेंटेशन उनको अच्छा लगता तो वो आपको टेंडर अवॉर्ड करते। लेकिन आपने क्या किया? अनऑथराइज वे में जाकर जो है वो टेंडर आपने लिया। किस तरीके से लिया? ब्राइब देकर या घूस देकर। हालांकि आपने ऑथराइज एक्ट किया टेंडर लेने का, लेकिन जिस तरीके से आपने किया वो एक अनऑथराइज मैनर था। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, अ रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, यानी उसको करना तो वही चीज़ था लेकिन जिस मैनर से उसने किया वो गलत किया। एक कंडीशन ये हो गई, तो इस केस में माना जाएगा कि इट इज़ डन इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। और दूसरी कंडीशन ये होगी अगर उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है विच इज़
ऑथराइज बाय द एम्प्लॉयर, यानी मैंने ही आपको कुछ गलत करने के लिए कहा था। तो अगर मेरे को इसी केस को फर्स्ट वाले पॉइंट में समझाना है तो क्या होगा, मैं बोल दूंगा आपसे डायरेक्टली कि आप जाओ और जिसने टेंडर रिलीज़ किया है ना उसको जाकर घूस दे दो। तो मैं एज एन एम्प्लॉयर ही आपको ऑथराइज कर रहा हूँ कोई रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए, तो वो भी माना जाएगा कि आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में करी और उस एक्ट के लिए मुझे यानी एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो इसके अंदर एक केस हुआ था, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट केस। इस केस के अंदर क्या हुआ था, पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, जिन टैंकर्स में से वो लोग फ्यूल निकाल कर नीचे के जो अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं उसके अंदर उसको स्टोर करते हैं। तो ये अनलोडिंग चल रही थी टैंकर्स की और जो फ्यूल था वो निकलकर पूरा अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में जा रहा था। जो एम्प्लॉय था, जो उस ट्रक कंपनी जो जिस कंपनी का वो टैंकर था जो वो अनलोड करा रहा था, वो वहाँ पर जब अनलोडिंग के टाइम स्मोक करने लगा और गलती से जो उसका सिगरेट था वो गिरकर उस टैंक के अंदर गिर गया और वहाँ आग लग गई, एक्सप्लोजन हो गया। तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो बोला गया इस केस के अंदर कि सिंस आपने उस जो ट्रक ड्राइवर था या जो अनलोड करा रहा था उसको ऑथराइजेशन दिया था, वो आपका एम्प्लॉय है, लेकिन उसने एक अनऑथराइज मैनर से ये काम किया है। आपको खुद को दिमाग होना चाहिए कि सिंस आप इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस को अनलोड कर रहे हो तो वहाँ पर स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपने एक अनऑथराइज तरीका चुना किसी ऑथराइज काम को करने का। तो यहाँ पे ऑथराइज काम क्या था, टैंकर में से जो फ्यूल था उसको अनलोड करना था बेसमेंट टैंक में डालने के लिए। तो वो एक ऑथराइज काम था, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको किया, सिगरेट पीते टाइम आपने ये काम करा, ये एक अनऑथराइज मैनर था। ठीक है, तो यही हुआ इस केस के अंदर। वाइल ट्रांसफरिंग द पेट्रोल फ्रॉम अ लॉरी टू एन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, The work the worker lighted a cigarette and threw the burning matchstick on the ground, which resulted in a fire. The decision stated that since the worker did his task in an unauthorized or wrong manner, the employer shall be liable for it. ठीक है, समझ आया? तो मास्टर सर्वेंट के अंदर क्या था कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप ऐसा होगा कि अगर सर्वेंट ने कुछ किया तो मास्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन शर्त ये है कि जो सर्वेंट है उसने ये चीज़ पहली बात तो मास्टर के बेनिफिट के लिए करी और दूसरी बात उसने ये चीज़ कब करी, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट हुई है, तो उसके लिए दो कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहली कंडीशन में ये लिखा है कि कोई गलत काम था जो उसको एम्प्लॉयर ने ही करने को बोला, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि माना जाएगा कि जो सर्वेंट है उसने ये चीज़ इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट करी है। और दूसरी बात ये कि अगर सर्वेंट ने कोई ऑथराइज चीज़ करी है, मतलब उसको वो चीज़ करनी ही थी, उसने वही करी, लेकिन जिस तरीके से करी वो अनऑथराइज तरीका था, तो उस केस में भी जो है वो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा या मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर अभी भी कोई इसमें डाउट बचता है तो मुझे व्हाट्सएप करके आप ज़रूर पूछें। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन को स्टार्ट करना है वो है एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच का। तो एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो अपन को पहले उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता कौन है और कैसे अपॉइंट किया जाता है। राइट, आइए मान लीजिए कोई है मिस्टर एक्स जिनको अपना घर रेनोवेट कराना है, यानी होम रेनोवेशन इनको कराना है। ठीक है, इन्होंने रेनोवेशन कराने के लिए मिस्टर वाई को ढूंढा जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। अब ये जो मिस्टर वाई इंटीरियर डिज़ाइनर है ये इंडिपेंडेंट है, इनका मिस्टर एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का ऑफिस चलाते हैं। मिस्टर एक्स इनके पास आए, इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और इनको बोला कि हमें जो हमारा घर है मिस्टर एक्स का, यानी जो घर है उसको वो रेनोवेट कराना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने मिस्टर वाई को दिया। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा कि मिस्टर एक्स
will only ask Mr. Y to renovate the house. ठीक है, सबसे पहली बात, मिस्टर एक्स सिर्फ मिस्टर वाई को ये बोलेगा कि आप हमको हमारा घर जो है वो रेनोवेट करके दो। किस तरीके से करना है, किस क्या क्या लगाना है, किसके थ्रू जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से मटेरियल लेना है, ये सब जो है वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को नहीं बताएगा। वो सिर्फ मिस्टर वाई को ये बोलेगा कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप मुझे मेरा घर रेनोवेट करके दो। मिस्टर वाई का यहाँ पे क्या खासियत है, मिस्टर वाई हैज़ द फ्रीडम टू do the work as he likes। ठीक है, अब मिस्टर वाई चाहे वो किसी भी तरीके से अपना काम कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कुछ भी लगा सकता है, अपने प्रोसेस के थ्रू वो उसको कर सकता है। तो ये हो गया इसका दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है, मिस्टर एक्स will not give any instruction to Mr. Y on how to do द जॉब। मतलब मिस्टर एक्स यहाँ पर मिस्टर वाई को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि कैसे इस जॉब को करना है। ये मिस्टर वाई का खुद का क्रिएटिव फ्रीडम है कि वो जिस तरीके से इस काम को करना चाहे वो कर सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर आप उसको सिर्फ ये कहते हो कि हमको ये काम करके दो, और वो अपने तरीके से आपको वो काम करके देता है। तो यहाँ पर ना कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, आपने सिर्फ उसको अप्रोच किया काम करने के लिए, और वो अपने तरीके से आपको कंप्लीट करके देगा। ठीक है, समझ आया? एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर कौन हो गया? मिस्टर एक्स। ये हो गया आपका एम्प्लॉयर, और मिस्टर वाई जो है ये आपका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझसे बिल्कुल व्हाट्सएप करके आप पूछ लेना। अब अपन आते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इनके बीच में अगर कुछ हुआ तो टॉट की लायबिलिटी कैसे अराइज होगी या क्या होगा। चलिए रीड करें। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टॉट्स कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब सीधा सीधा है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर वाई के द्वारा किए गए किसी भी टॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, ये एक जनरल रूल है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशनशिप है, हमने सिर्फ उसको काम करने के लिए कहा है। किस तरीके से कहा है हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, वो अपने तरीके से कर रहा है, हम इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। राइट, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो एम्प्लॉयर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई टॉट कमिट किया या कोई एक्ट किया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज वन हु वर्क्स फॉर अनदर बट हु इज नॉट कंट्रोल्ड बाय दैट अदर इन हिज कंडक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट वर्क। मैंने आपसे कहा ही था कि यहाँ अब हमारे केस में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के केस में मिस्टर एक्स सिर्फ उसको इतना इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस घर का रेनोवेशन करना है, और कोई भी चीज़ मिस्टर एक्स कंट्रोल नहीं करेगा, वो सारा का सारा काम मिस्टर वाई अपने तरीके से करेगा। यही चीज़ इस सेंटेंस में लिखी है कि एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज़ वन हु वर्क्स फॉर अनदर but who is not controlled by that other in his conduct in the performance of that work. However, an employer may be liable, मतलब मिस्टर एक्स कब लाइबल होगा? एन एम्प्लॉयर may be liable only if he himself is deemed to have committed a tort।
ये तभी लायबल होगा जब उस एम्प्लॉयर ने यानी मिस्टर एक्स ने कोई टॉर्ट किया हो या कोई गलत तरीका अपनाया हो या किसी के राइट्स को उसने सबड्यू करने की कोशिश करी हो। तो मिस्टर एक्स सिर्फ तभी लायबल होगा जब खुद ने उसने कोई एक्ट या कोई टॉर्ट किया होगा। तो ये कब आएगा मिस्टर एक्स के ऊपर, किस तरीके से आएगा मिस्टर एक्स के ऊपर, तो वो अपन को पढ़ना है। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। दिस में हैपन in the following cases when the employer authorizes him to commit a tort। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि रेनोवेशन करो, ठीक है, लेकिन मिस्टर एक्स ने जो है उनका जो भाई है जो उसी उसमें रहता है मिस्टर जेड, इनसे कंसल्ट नहीं किया और अपनी ही पसंद से मिस्टर वाई को बोल दिया कि आप इस घर का रेनोवेशन कर दो। अब मिस्टर वाई ने जब रेनोवेशन कर दिया, घर पूरा हो गया, मिस्टर जेड ने देखा तो मिस्टर जेड को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि आपने मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्यों नहीं लिया, मेरी भी एक राइट है विच इज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस। आई हैव द राइट टू चूज़ वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई हाउस एंड वॉट एवर आई डोंट वॉन्ट इन माई हाउस। तो ये सिंस घर दोनों का है तो आपको मेरी भी जो राइट है उसका सम्मान करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स ने टॉर्ट कमिट किया, बिल्कुल किया, क्योंकि उन्होंने मिस्टर जेड की राय नहीं ली, यानी उनकी राइट्स का सम्मान नहीं किया, उनकी राइट्स को यूज़ करने का मौका नहीं दिया मिस्टर जेड को। तो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर खुद ही यहाँ पर एक टॉर्ट कमिट कर दिया और यहाँ पर उन्होंने मिस्टर वाई को ऑथराइज़ किया था रेनोवेशन करने के लिए। तो यहाँ पर गलती पूरी पूरी किसकी हो जाएगी, मिस्टर एक्स की। तो समझ आया, पहला पॉइंट ये था। इन द टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपन ने शुरू में ही पढ़ा था, उसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आती है कि अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो वो आपके ऊपर आएगा। अगर कोई हजार्डस डेंजरस सब्सटेंस रखा होगा तो आपके ऊपर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर जब ये रेनोवेशन हो रहा था तो रेनोवेशन के दौरान वहाँ पर वो रखा हुआ था थिनर, राइट, थिनर रखा हुआ था वहाँ पर। और ये सिंस एक हजार्डस सब्सटेंस है और इससे इससे जो है नशा सा होता है, आपको पता ही है कि थिनर के थ्रू जो है अजीब सा नशा सा होता है। और ये थिनर यूज़ करना मतलब ओनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस इट्स फाइन, लेकिन अगर आप इसको स्मेल करने लगो तो आपको एडिक्शन भी हो सकता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। अब मान लीजिए ये थिनर जो वहाँ पर रखा हुआ था, ये थिनर किसी के हाथ लग गया, एक चाइल्ड के हाथ ये थिनर लग गया और उस चाइल्ड ने इस थिनर को लिया और उसको अब इसकी हैबिट हो गई, उसको अब इसकी हैबिट हो गई। तो ये जो थिनर था एक हजार्डस सब्सटेंस था और उस जगह से ये थिनर का गलत इस्तेमाल हुआ, ये थिनर लीक हुआ और इस चाइल्ड के पास पहुंच गया और इस चाइल्ड ने उसको यूज़ करके उसकी हैबिट बना ली। तो एक तरीके से एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी किसके ऊपर, मिस्टर एक्स के ऊपर, क्योंकि ये प्रेमाइसिस मिस्टर एक्स की थी और इस प्रेमाइसिस पे उन्हें हजार्डस सब्सटेंस रखा प्लस नेग्लिजेंस दिखाया कि उन्होंने इस हजार्डस सब्सटेंस को कंट्रोल नहीं किया। अब ये किसी चाइल्ड के हाथ लग गया तो अब उस चाइल्ड को जो है उसकी हैबिट पड़ गई। एक तरीके से उन्होंने सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ, ड्रग्स की तरफ इस चाइल्ड को धकेल दिया, तो उन्होंने गलत किया, राइट। तो यहाँ पर जो टॉर्ट माना जाएगा वो मिस्टर एक्स के ऊपर माना जाएगा। फिर नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर कर दिया, मान लीजिए ये रेनोवेशन चल रहा था घर का, अब रेनोवेशन चल रहा था, यहाँ पर जो है कांच रखे हुए थे, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये वहाँ का रूम है, यहाँ पर ग्लास के पीसेस रखे हुए थे बहुत सारे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ग्लास के पीसेस रखे हुए थे, ठीक है। अब सिंस ये ग्लास के पीसेस जो हैं बहुत शार्प होते हैं, दे आर वेरी शार्प एंड उनको कवर करके रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ग्लास पीसेस का कवर नहीं थे, ज़रा सी हवा चली ये ग्लास पीस गिरा और पूरा शैटर हो गया यहाँ पर, और पूरा शैटर हो गया। अब यहाँ पर कोई चल रहा था और वो इस ग्लास पीस के ऊपर चलते हुए निकल गया तो और उसके पैरों में लग गई एक तरीके से। तो यहाँ पर नेग्लिजेंट बिहेवियर किसका हुआ, मिस्टर वाई का, क्योंकि ये एक रेनोवेशन वाले हैं, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, इनको पता होना चाहिए कि जो फ्रेगाइल सब्सटेंसेस होते हैं,
जो फ्रेगाइल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली टूट जाते हैं, इन सब्सटेंसेस को लेकर इनको ध्यान देना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि ये जो फ्रेगाइल सब्सटेंसेस है, जो ग्लासेस हैं, वो टूटे ना, और अगर ये टूटे तो किसी को लगे ना। तो एक तरीके से यहाँ पर मिस्टर वाई का नेग्लिजेंट बिहेवियर था, उसके लिए भी मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। फिर लास्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर, वेयर देर इज अ कोलैटरल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कोलैटरल नेग्लिजेंस मतलब इसने डायरेक्टली कुछ नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं दिखाया, इसके किसी एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखा दिया। तो इसका एक केस हुआ था। यहाँ पर 3 लोग हैं, मिस्टर एक्स जो कि मेन है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मिस्टर वाई जो कि आपके इंटीरियर डिज़ाइनर है, और इसी का ही मिस्टर वाई का एक एम्प्लॉय है यहाँ पर एस, ये इनका एम्प्लॉय है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि ये ग्रिल लगा दो, विंडो के ऊपर ग्रिल लगा दो। तो मिस्टर वाई ग्रिल लेकर आए, उन्होंने वो ग्रिल फिक्स करने की कोशिश करी ऑन द विंडो। अब उस टाइम ये जो एस है यहाँ पर काम कर रहा था, उसने यहाँ पर अपना जो टूल होता है हैमर विंडो की साइड में रख दिया। अब हवा चली और ये हैमर गिर गया नीचे किसी के ऊपर और किसी को लग गई इस हैमर की वजह से। तो यहाँ पर जो एस है, जो इनका सर्वेंट है, यानी मिस्टर वाई का सर्वेंट है, इसने यहाँ पर एक नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया। सिंस ये एस मिस्टर वाई का एम्प्लॉय है, तो इसके नेग्लिजेंट बिहेवियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को यहाँ कौन लेकर आया, मिस्टर एक्स। तो यहाँ पर मिस्टर वाई सिंस एस के बिहेवियर के लिए लाइबल हो गए, तो मिस्टर एक्स जो है वो वाई के बिहेवियर के लिए लाइबल हो जाएंगे। इसे कहते हैं कोलैटरल नेग्लिजेंस। कोलैटरल नेग्लिजेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाई के लिए वो डायरेक्टली तो वाई ने कुछ नहीं किया, लेकिन वाई के एम्प्लॉय ने एक नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया, तो उसके लिए वाई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हुए, एंड सिंस वाई रिस्पॉन्सिबल हुए तो एक्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। कोलैटरली उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, कोलैटरली सारा का सारा खेल उनके ऊपर। तो यहाँ पर एक कोलैटरली रिस्पॉन्सिबल हो गए। ऐसा ही एग्जाम्पल जो है वो नोट्स में लिखा हुआ है, अपन उसको अब रीड आउट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, A employed B to fix a grill on the window. S, who is B's servant, S जो B का servant है, placed a tool on the brim of the window. विंडो के कॉर्नर में उसने एक टूल रख दिया. Due to heavy winds, the tool fell on the person who was passing below the building and he got hurt. Here B and S have the master and servant relationship and B shall be liable for the acts of the S. ये तो आपको पता ही है, in the course of employment हुआ, तो जो B है वो S के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. Since there is collateral negligence not direct on the part of B, A shall also be held responsible. तो कोलैटरल केसेस में भी जो है वो मेन जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. क्लियर हुआ एम्प्लॉयर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा. कोई भी अगर डाउट है इसमें तो मुझसे तुरंत उसी टाइम पूछ लीजिएगा. ठीक है. अब हम चलिए विकेरियस लायबिलिटी में. जो अपना लास्ट पोर्शन है वो है विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट. विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे हम कहेंगे आर्टिकल 12 में जो अपन ने पढ़ा था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या डिफाइन हुआ था, गवर्नमेंट पूरी की पूरी वो स्टेट के अंदर आती है. तो अगर हम स्टेट की बात करें, कंट्री एज अ होल की बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा, तो उसको उन्होंने इंग्लैंड के लेवल से कंपेयर करके देखा है, क्योंकि ये जो टॉट का लॉ है वो ब्रिटेन से ही आया है. तो ब्रिटेन में जैसा हुआ, ब्रिटिश कंट्रीज़ में जैसा हुआ, उसको उन्होंने यहाँ इंडिया से कंपेयर किया है. तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इंग्लैंड में क्या पोजीशन है और इंडिया में क्या पोजीशन है. तो अगर हम इंग्लैंड की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर है एज पर द क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947. इस एक्ट के अंदर विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का जिक्र किया गया है. इसको याद रखिएगा. वो पूछ सकते हैं कि इंग्लैंड में कैसे इसको डिफाइन हुआ है. तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है. द क्राउन इज नाउ विकेरियसली
लाइबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट। मतलब किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ गलत किया तो उसके लिए जो है क्राउन यानी जो मेन एम्प्लॉयर है उनका वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इंग्लैंड में क्राउन का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे ही इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एज सच कोई एक्ट नहीं है। आपको पता ही है ये जो टॉट है ये भी एक लॉ ऑफ टॉट है, कोई एक्ट नहीं है, और इसके बारे में कोई प्रोविजन भी अभी तक लॉ के अंदर नहीं आई है। ठीक है, तो जब आप विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट की बात करोगे तो इंग्लैंड में जो है वो स्टेट यानी जो क्राउन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन इंडिया में एज सच अभी तक कोई पोजीशन इसके बारे में क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ अपना विकेरियस लायबिलिटी। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, इस चैप्टर को समझ के करिएगा। कोई भी डाउट्स आए तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है टॉट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम। जब आप कहते हो पर्सनल सेफ्टी या फ्रीडम, पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम, खुद को सेफ फील करना और अपने बारे में एक फ्रीडम सोचना, ये आपकी एक फंडामेंटल राइट है। और अगर इसके अगेंस्ट कुछ भी हुआ या इसको वायलेट करने की कोशिश करी गई तो उसको टॉट या रॉन्ग माना जाएगा। तो अब इसमें जो आप एक्शन करोगे वो किस तरीके के हो सकते हैं। एन एक्शन फॉर डैमेज यानी इस राइट को सबड्यू करने के लिए एन एक्शन फॉर डैमेज इन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रॉन्ग्स, इस तरीके से ये सबड्यू किए जा सकते हैं आपकी पर्सनल राइट और फ्रीडम को। यानी अपन को इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपकी पर्सनल राइट और फ्रीडम को किस तरीके से अटैक किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आएगी वो है बैटरी। अब बैटरी का मतलब ये नहीं है वो जो बैटरी जो तुम यूज़ करते हो ना, फ़ोन चलाने के लिए बैटरी, टॉर्च चलाने के लिए बैटरी, सेल, वो सब नहीं। तो यहाँ पे जो अपन जिस बैटरी की बात करेंगे वो बहुत ही खतरनाक लेवल का है। बैटरी का मतलब होता है कि अगर मैंने आपको ज़ोर से पकड़ा, खींचा और एक तमाचा लगाया तो एक तरीके से मैंने आपको फिज़िकल हार्म पहुंचाया, टच किया और फिज़िकल हार्म पहुंचाकर आपको थ्रेटन किया, तो इसे कहते हैं बैटरी। मैंने बंदूक निकाली, आपकी कनपट्टी पे रखी और चला दी, बैटरी, राइट। तो जब आप किसी को फिज़िकली हार्म करने की कोशिश करते हो तो उसे बैटरी कहा जाता है। किसी को फोर्सफुल एक्ट करते हो किसी के अगेंस्ट तो उसको बैटरी कहा जाता है। When a forceful act without the consent of the other is known as a battery. It means a forceful act without the consent of the other. To constitute a tort of battery, two things are necessary, that is the use of force and without any lawful justification. Thus, even to touch a person in anger और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी। मुझे गुस्सा आया, मैंने आपको उठाया, खींचा और एक तमाचा दे दिया, तो एक तरीके से क्या मैंने आपके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया? जी हाँ। मैंने आपको टच किया? जी हाँ। मैंने आपको थप्पड़ मारा है, मैंने आपको टच किया और मैंने आपको बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के लिए, क्या मेरे पास कोई वजह थी आपको मारने की? नहीं, बस मन हुआ, उठाया और मार दिया। तो ये जो मैंने तरीका अपनाया ये गलत है, इसे कहा जाता है बैटरी। इससे आपकी पर्सनल राइट ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम जो है वो इन्फ्रिंज होती है। समझ आया? तो इस चीज़ को कहते हैं बैटरी। तो इसके लिए दो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ द यूज़ ऑफ फोर्स और दूसरी चीज़ विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। फिर आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है थ्रेटन करना। वर्बली मैंने आपको थ्रेटन किया, बंदूक निकाली, आपके सामने ऐसे आपके ऊपर तान के सामने ऐसे बोला कि अब तुम मेरा काम करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो एक तरीके से मैंने आपको आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन दिया है कि हाँ मैं आपको मार सकता हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने एक बंदूक निकाल के रख दी। अब मैं उस बंदूक को चलाऊं या नहीं चलाऊं वो मेरे ऊपर है, लेकिन एक तरीके से मैंने आपको थ्रेटन तो किया है, राइट। मैंने आपको थ्रेटन तो किया है, एक तरीके से मैंने आपको आपके दिमाग में एक पॉइंट डाल दिया और आपको मेरी ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में मैंने एक डर पैदा कर दिया है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप कुछ ऐसा करते हो जिससे सामने वाले के दिमाग में एप्रीहेंशन
या गलत इंप्रेशन पड़ता है या वो डर जाता है तो उसको असॉल्ट कहा जाता है। किसी को डराना भी एक असॉल्ट माना जाता है। When the defendant यानी जिसके अगेंस्ट केस हुआ है by his act creates an apprehension, apprehension मतलब दिमाग में एक थॉट बना देता है वो, to worry चिंता करने वाला थॉट या फिर सोचने वाला थॉट in the mind of the plaintiff that he is going to commit a battery against him, the tort of assault is committed। जब बोलते हैं ना, मम्मी भी बोलती होगी आपको उठ वरना मारूंगी एक, तो एक तरीके से आपको उन्होंने थ्रेटन किया है कि अगर तू नहीं उठा तो तेरे अगेंस्ट बैटरी कमिट करेंगे। बैटरी कैसे कमिट करेंगे? थप्पड़ मार देंगे फोर्स से तो वो बैटरी हो जाएगा। तो जब आप किसी को थ्रेटन करते हो कि हम आपके अगेंस्ट बैटरी कमिट करेंगे तो उसको कहा जाता है असॉल्ट। तो मम्मी जी ने आपको थ्रेटन करने की कोशिश करी, उन्होंने आपको बोला कि तू नहीं उठेगा तो हम तेरे को थप्पड़ मारेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने आपके दिमाग में एप्रीहेंशन क्रिएट किया, सबसे पहला बोलकर कि अगर तूने नहीं किया तो हम तुझे थप्पड़ मारेंगे, तो ये हो गया असॉल्ट। और फिर अगर तुमने सच में नहीं किया तो थप्पड़ पड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा बैटरी। ठीक है। एन एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट द कॉन्टैक्ट इटसेल्फ हैज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक एप्रीहेंशन या एक इम्प्रेशन होना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आपको मारेंगे, ये इम्प्रेशन होना इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। To point a loaded gun at the plaintiff or to shake the first under his nose or to curse him in a threatening manner are all the examples of assault। किसी की तरफ गन पॉइंट करना, किसी के नोज़ के नीचे से फिस्ट ले जाना ताकि वो डर जाए, या फिर उसको गालियाँ देना या कर्स देना, उसको थ्रेटन करना, वो एक असॉल्ट कहलाता है। फिर आता है बॉडीली हार्म। अ विलफुल एक्ट मतलब जानबूझ के किया गया कोई विलफुल एक्ट या स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट कैलकुलेट टू कॉज द फिजिकल हार्म टू द प्लेंटिफ एंड इन फैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज अ टॉर्ट। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ करी, कोई एक्ट ऐसा किया या कोई स्टेटमेंट मारा जिससे सामने वाला खुद को फिज़िकली हार्म कर लेगा, आपको पता है कि हार्म कर सकता है या फिर एक्चुअल में कर ले, तो उस चीज़ को बॉडीली हार्म कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी को थ्रेटन करते हो या ऐसा कुछ बोलते हो या कुछ करते हो जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, मान लीजिए आपने किसी को बहुत बुली किया, आपने बोला तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा दिखता है, ऐसा करता है, तेरा ये ऐसा है, तेरा वो वैसा है, वो उसके कारण डिप्रेस हो गया और डिप्रेशन में आकर उसने खुद को हार्म कर लिया, तो इसे कहेंगे बॉडीली हार्म। और उसने वो क्यों किया? क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो थे वो पास करे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो एक तरीके से आपने गलत गलत स्टेटमेंट्स पास किए जिसके इम्पैक्ट के कारण वो सामने वाला इतना डिप्रेस हो गया और उसने खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी, तो उसे कहा जाएगा बॉडीली हार्म। फिर हम आते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के ऊपर। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो कि वर्ड ही सजेस्ट करता है किसी को झूठे इल्ज़ाम में अंदर करवा देना, इसे कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और ये भी उसकी पर्सनल सेफ्टी या फ्रीडम के अगेंस्ट जाता है। तो ये भी इसकी राइट ऑफ सेफ्टी एंड पर्सनल फ्रीडम को अटैक करने वाली बात हो जाएगी, तो उसे कहा जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने किसी को झूठ मूठ से जेल में डलवा दिया तो। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेंट ऑन पर्सन्स बॉडी। आप इस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज नहीं हो, अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेंट आपने कॉज किया है किसी के ऊपर, किसी को कन्फाइन कर लिया गया, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाएगा। व्हाट हैपन्स इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज दैट अ पर्सन इज कन्फाइंड विद इन सर्टन लिमिट्स सो दैट, मतलब किसी को एक सर्टन लिमिट्स के अंदर कन्फाइन कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, सो दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट and so his personal liberty is infringed. If a man is restrained by a threat of force from leaving his own house or an open field, there is a false imprisonment. जब आप किसी को कहीं पर बंद करके रख दो या रोक कर रख दो तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। आपके पास कोई वजह नहीं है, आपने सिर्फ उसको उस कमरे के अंदर या रूम के अंदर लॉक करके रख दिया है, तो वो एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाता है, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को करने के लिए कोई वजह नहीं है। अगर आपने किसी को रिस्ट्रेन कर दिया अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए या किसी ओपन फील्ड में जाने के लिए, तो उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाएगा।
अब इसको आप लॉकडाउन से रिलेट मत करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के लिए ये चीज़ करने के लिए एक वजह है। जब आप बेवजह किसी को घर में कन्फाइन करके रखो और उसको बाहर ना जाने दो, तो वो उसकी पर्सनल राइट या पर्सनल लिबर्टी पर अटैक होता है। ठीक है, समझ आया? अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट झूठा क्रिमिनल केस कर दिया, यूजुअली ये क्रिमिनल केस के लिए होता है, तो अगर आपने किसी के ऊपर झूठा क्रिमिनल केस कर दिया तो उसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बारी क्या होता है, बहुत सारे लोग खुद को ऐसे ही अपने आप हार्म करके फिर पुलिस के पास जाके एफआईआर फाइल करते हैं कि इस आदमी ने मुझे पीटा, या इस आदमी ने मुझे मोलेस्ट किया, या ये किया या वो किया। तो जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पर किसी ने एक्चुअली कुछ नहीं किया होता, उन्होंने खुद ही अपनी बॉडी पे वो मार्क्स लगाकर और अपने खुद के कपड़े फाड़ कर जब वो जाते हैं एफआईआर कराने और बोलते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया है, तो इसे कहा जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आप सामने वाले के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हो जबकि उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया। तो जब आप ऐसा कुछ करते हो तो इसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट्स इन इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब इंस्टिगेट करना या स्टार्ट करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना, यूजुअली क्रिमिनल अगेंस्ट द अनदर मैलिशियसली, मतलब गलत इंटेंशन से, विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज विच रिजल्ट्स इन डैमेज टू हिज रेपुटेशन, पर्सनल फ्रीडम और प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट चोरी का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि उसके घर में चोरी नहीं हुई थी, जो भी ऑब्जेक्ट था वो उसने छुपा लिया खुद ही और सामने वाले के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसके ऊपर केस भी डाल दिया कि इसने जो है हमारे घर से चोरी करी है। केस डालने की वजह से क्या हुआ, बेचारे सामने वाले के ऊपर एक तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलने लगा, कोर्ट में केस चलने लगा, तो उसका इस केस का पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट आने लगा, न्यूज़ में आर्टिकल्स आने लगे, उसके नाम के बारे में पर्चे छपने लगे, एक तरीके से उसका डेफेमेशन होने लगा, यानी उसकी रेपुटेशन जो है, जो पहले जहाँ थी वहाँ से गिरकर नीचे आ गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट एक झूठा केस फाइल किया। इससे उसकी पर्सनल फ्रीडम या राइट ऑफ फ्रीडम और पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो इन्फ्रिंज होती है। इस टॉर्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इस टॉर्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस टॉर्ट आर देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे एक प्रोसिक्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर जिसने गलत किया है एक्चुअल में, यानी कि मैंने अपनी जो ऑब्जेक्ट थी वो छुपा दिया था और फिर सामने वाले के ऊपर केस किया था, तो जिसने गलत किया है उसने सामने वाले के ऊपर एक प्रोसिक्यूशन लगाया, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मोस्टली। तो पहला चीज़ क्या है कि सामने वाले के ऊपर झूठा प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। There must have been a want of reasonable and probable cause for that prosecution। तो यहाँ पर जो है, जो प्रोसिक्यूशन मैंने स्टार्ट कराया है उसके लिए मेरे पास जो है, मैंने उसके अंदर कोई सॉलिड वजह देनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या वजह दी है कि इसने मेरे यहाँ चोरी करी है, मुझे पता है वो यह वजह झूठी है, लेकिन मेरे को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने वो सॉलिड वजह दी कि इसने मेरे यहाँ चोरी करी। तो यहाँ पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करने के लिए मैंने वजह भी दे दी। ये हुआ सेकेंड पॉइंट। The defendant must have acted maliciously, that is with an improper motive and not to further the end of justice। क्या यहाँ पे मैंने improper तरीके से एक्ट करने की कोशिश करी, maliciously यानी गलत इंटेंशन से एक्ट करने की कोशिश करी है, मेरे पास कोई एक्चुअल में कोई मोटिव ऐसा था नहीं, इम्प्रॉपरली मैंने मोटिव सेटअप किया कि इसने मेरे यहाँ चोरी करी है और मैंने इसको अरेस्ट करवा दिया। तो एक तरीके से मैंने मैलिशियस एक्ट किया है, गलत तरीके से एक्ट किया है। The plaintiff must have suffered damages as a result of the prosecution। तो जिसके ऊपर मैंने केस करवाया है ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन नीचे जाएगी, तो उसने मेरे प्रोसिक्यूशन के कारण काफ़ी डैमेजेस जो हैं वो सफ़र किए हैं। The prosecution must have terminated in the favor of the plaintiff। तो जो प्रोसिक्यूशन है वो उसी के फेवर में टर्मिनेट होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन थी। अगर इस केस के अंदर साबित हो गया कि हाँ उसने चोरी करी है जबकि एक्चुअल में उसने चोरी नहीं करी, तो ये फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि उस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं किया।
तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन हुआ है उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए कि मैंने जिसके अगेंस्ट केस किया है, जिसके अगेंस्ट मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया चोरी का, वो बाइज़्ज़त बरी हो जाना चाहिए। तभी यहाँ पे साबित हो पाएगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट था। अदरवाइज़ अगर उसके अगेंस्ट जो मैंने केस किया था उसमें ये साबित हो गया कि वो चोर है, वो तो मैंने कुछ ना कुछ सबूत देकर बोल दिया होगा कि ये चोर है, और अगर कोर्ट ने मान भी लिया तो और उसको जेल भी हो गई, तो वो बेचारा तो बिना किसी उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो जेल में चला जाएगा और ये कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस था। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन प्रूव होने के लिए ज़रूरी है कि मैंने जिसके अगेंस्ट केस किया, झूठा केस किया चोरी का, वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए। ठीक है, समझ आया? तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहला है कि वहाँ पर एक ना एक प्रोसिक्यूशन होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, उस प्रोसिक्यूशन को कराने का कोई कॉज होना चाहिए, जैसे यहाँ पर चोरी था। नंबर 3, भले ही वो कॉज झूठा हो लेकिन प्रोसिक्यूशन के पीछे एक कॉज होना ज़रूरी है। नंबर 3, जो डिफेंडेंट है यानी जिसने प्रोसिक्यूशन करवाया है, यानी मैंने प्रोसिक्यूशन करवाया है, तो मैंने मैलिशियसली एक्ट किया होगा और इसलिए ये प्रोसिक्यूशन हुआ। प्लेंटिव मस्ट हैव सफ़र द डैमेजेस, और जो सामने वाला है उसने डैमेजेस बिल्कुल सफ़र किए होंगे क्योंकि उसकी रेपुटेशन नीचे चली गई। और आखिरी चीज़, जो केस का डिसीजन आएगा वो सामने वाले के फेवर में आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, या तभी प्रूव होगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था। टू बी एक्शनेबल द प्रोसीडिंग्स मस्ट हैव बीन इंस्टिगेटेड एक्चुअली बाय द डिफेंडेंट। ये प्रोसीडिंग्स किसने इनिशिएट करी होंगी, ये सब चीज़ें किसने इनिशिएट की? मैंने इनिशिएट की, क्योंकि मुझे उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसाना था। तो वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए वो डिफेंडेंट ने ही करनी चाहिए। अब जो है इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है नर्वस शॉक। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लेना। एक चीज़ यहाँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में नोटिस करिएगा, ये बोल रहे हैं टू बी एक्शनेबल द प्रोसीडिंग्स मस्ट हैव बीन इंस्टिगेटेड बाय द डिफेंडेंट। वो बोल रहे हैं बाय द डिफेंडेंट। मैंने जब आपको पढ़ाया था एक्चुअली में, जब प्लेंटिव और डिफेंडेंट कब आता है, डिफेंडेंट कोई ऐसा होता है जिसने कुछ गलत किया हो, और प्लेंटिव वो होता है जिसने इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया हो। तो यहाँ पर प्लेंटिव और डिफेंडेंट कौन था? मैं डिफेंडेंट था, क्योंकि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किसने स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया। तो गलती किसने करी है? मैंने करी है, तो मैं डिफेंडेंट हूँ। और यहाँ पे प्लेंटिव कौन होगा? जिसने मेरे अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल किया होगा, या जिसके साथ मैंने गलत किया है वो प्लेंटिव होगा, यानी सामने वाला जिसके ऊपर मैंने जो है ये केस किया था कि ये इसने चोरी करी है, ये झूठा केस मैंने फाइल किया था। तो जिसके अगेंस्ट मैंने झूठा केस फाइल किया था वो हो गया प्लेंटिव, और मैंने गलती की है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की, तो मैं हो गया डिफेंडेंट। ठीक है, समझ आया? अब अपन आते हैं नर्वस शॉक के ऊपर। नर्वस शॉक जो है, नर्वस शॉक का एक्चुअली में आप अगर इंग्लिश में वर्ड ढूंढो तो एक तरीके से शॉक लगे किसी को तो उसे नर्वस शॉक कह सकते हैं। यानी अगर कुछ गलत देख लिया आपने, कुछ गलत होते हुए देखा जिससे आपको शॉक लग गया, तो वो एक नर्वस शॉक होता है। होता है ना, कभी कभी आप रास्ते में जा रहे हो तो आपने देखा किसी ने किसी का खून कर दिया और वो आपने होते हुए देखा है, तो एक तरीके से आपको शॉक लग जाता है। यू आर ब्लैंक फॉर सम टाइम। या फिर आप रास्ते में जाते जाते कोई एक्सीडेंट होता हुआ देख लेते हो, तब भी आप थोड़ा टाइम के लिए शॉक में हो जाते हो कि यार ये मैंने क्या देखा एकदम ही, या क्या हुआ एकदम ही, राइट? तो इस तरीके से जो होता है उसे नर्वस शॉक कहते हैं। नर्वस शॉक में क्या लिखा है? इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट। मतलब उसको टच करने से फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, उसको फिजिकल इंजरी हुई माना, लेकिन ये फिजिकल इंजरी उसको टच करने से नहीं हुई है। हम यही बोल रहे हैं इट इज़ नॉट बाय एन इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल बाय स्टिक, बुलेट और स्वॉर्ड, बट मियरली बाय अ नर्वस शॉक थ्रू वॉट ही हैज़ सीन और हर्ड। मतलब जो उसको इंजरी हुई वो किस तरीके से हुई है, उसने कुछ ऐसा देखा या उसने कुछ ऐसा सुना जिसके कारण उसको फिजिकल इंजरी हुई। यहाँ पर उसको कांटेक्ट से नहीं हुई, उसको छुआ नहीं गया है, उसके ऊपर ना कोई बुलेट आई, ना कोई स्टिक पड़ी, ना कोई स्वॉर्ड आई। उसको ये जो फिजिकल इंजरी हुई वो उस वजह से हुई कि उसने कुछ सुना या देखा।
cause of nervous shock itself is not enough to make it an actionable tort. Some injury or illness must take place as a result of emotional disturbance, fear or sorrow. मतलब कोई इंजरी या इलनेस का होना ज़रूरी है जिसके कारण जो रिजल्ट हो ड्यू टू द इमोशनल डिस्टर्बेंस, फियर और सॉरो। मान लीजिए मैंने देखा कि मेरे सामने एक आदमी ने दूसरे आदमी को उड़ा दिया। ये देख के मुझे इतना डर लगा कि मैं बीमार हो गया, मुझे फ़ीवर हो गया बहुत तेज़, एक तरीके से इलनेस हो गई, तो इसे कहा जाएगा नर्वस शॉक। जहाँ पर आपको फ़िज़िकली कांटेक्ट नहीं किया जाता, आपको टच नहीं किया जाता, लेकिन आपने कुछ देखा या सुना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आप बीमार हो जाओ या आपको लग जाए या आप अपना बैलेंस खो के गिर जाओ, तो उसे कहा जाता है नर्वस शॉक। ठीक है, समझ आया? अब अपन आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो है डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है कि मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे आपकी रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ा, आपकी रेपुटेशन नीचे आ गई। ठीक है, उसे कहा जाता है डिफेमेशन, यानी किसी को बेइज्जत करना, गलत तरीके से गलत चीज़ें बोलना, उसे कहा जाता है डिफेमेशन। डिफेमेशन इज़ द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। पब्लिकेशन किया है स्टेटमेंट का विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग। मतलब टेंड टू लोअर अ पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग का मतलब होता है जिससे सामने वाले की रेपुटेशन नीचे आ जाएगी। विच टेंड्स टू लोअर द पर्सन इन एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी generally, और विच टेंड्स टू मेक them shun और अवॉइड दैट पर्सन, या जिससे जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो उस पर्सन को बॉयकॉट करने लगते हैं या अवॉइड करने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है डेफेमेशन। अगर मैंने किसी के लिए कोई स्टेटमेंट पास किया कि यार ये तो जो बंदा है वो ब्लैक मनी में डील करता है, या ये तो जो बंदा है इसके कॉन्टैक्ट्स अंडरवर्ल्ड से हैं, या ये जो बंदा है ये अच्छी काम नहीं करता, ये कैरेक्टरलेस बंदा है, तो एक तरीके से मैंने उसके बारे में डेरोगेटरी या डिफेम करने वाले या ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए हैं जिससे उसकी रेपुटेशन को खतरा हुआ और उसके आसपास के लोगों ने उससे मिलना जुलना, उससे उससे बातें करना बंद कर दिया, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तो एक तरीके से ये गलत है, ये डेफेमेशन है। टाइप्स ऑफ डेफेमेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफेमेशन, एक होता है लिबल और एक होता है स्लैंडर। लिबल जो होता है वो परमानेंट फॉर्म का होता है। परमानेंट फॉर्म मतलब जो सदा के लिए रहने वाला है। लिबल में क्या होता है, आप या तो लिखित में या फिर पिक्चर्स के थ्रू या फिर सिनेमा फिल्म के थ्रू या कैरिकेचर्स के थ्रू, या आपने कोई ड्राइंग बना दी या आपने कोई स्टैचू बना दिया या आपने वर्ड्स रिकॉर्ड करे या कुछ किया, एक तरीके से फिज़िकल फॉर्म में, पर्सनल फॉर्म में आपने उसकी बेइज्जती करी है। या तो आपने कोई फ़िल्म बना दी उसके ऊपर ऐसी जिससे उसकी रेपुटेशन कम हो गई, या आपने उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट करी, या आपने रेडियो प्रोग्राम में उसके बारे में कुछ कहा, या आपने न्यूज़ में उसके बारे में कुछ छपवा दिया, तो उस तरीके के डेफेमेशन को लिबल कहा जाता है एंड ये नॉर्मली परमानेंट फॉर्म में होती है। तो लिबल के लिए क्या लिखा है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ मेड इन सम परमानेंट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स, कैरिकेचर्स, सिनेमा फिल्म्स, एफिजी, स्टैचू एंड रिकॉर्डेड वर्ड्स। और दूसरा फॉर्म होता है स्लैंडर विच इज़ इन ट्रांजिएंट फॉर्म और टेम्पररी फॉर्म। स्लैंडर इज़ पब्लिकेशन ऑफ अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट फॉर्म मतलब कुछ समय के लिए है, मतलब मैंने या तो टेम्पररी नेचर का यानी कुछ बोलकर, अगर मैंने कुछ कहा है किसी के सामने टेम्पररी बोल दिया, लेकिन उसी के सामने कहा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं दिया, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराया, किसी के सामने बस बोल दिया कि हाँ हाँ ये इंसान तो ऐसा है, गलत गलत काम करता है, तो वो स्लैंडर कहलाएगा। तो अगर मैंने किसी की ट्रांजिएंट फॉर्म में डिफेमेशन करी है, यानी कुछ एक्शंस कर कर या कोई वर्ड्स बोलकर, तो उसे स्लैंडर कहा जाता है। अब खुद सोच के देखो लिबल या स्लैंडर में से किसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए। तो वैसे जो लिबल है वो परमानेंट फॉर्म का है और उसमें जो डिफेमेशन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई फ़िल्म बनाना, मीडिया में आंसर्स देना या मीडिया में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना या रेडियो प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्ट करवाना स्टेटमेंट्स को, तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये हर कहीं पहुँचेगा। तो एक तरीके से जो लिबल है उसके अंदर जो पनिशमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। जनरली द पनिशमेंट फॉर लिबल इज़ मोर सिवियर देन फॉर स्लैंडर।
डिफेमेशन इज़ अ टॉर्ट एज वेल एज अ क्राइम इन इंडिया। मतलब ये डिफेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक टॉर्ट है और क्राइम भी है इंडिया में। सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिकॉग्नाइजेज बोथ लिबल एंड स्लैंडर एज एन ऑफेंस। मतलब ये क्रिमिनल एक्ट भी है प्लस ये एक टॉर्ट भी है। ठीक है, तो ये ख़त्म हुए अपने एक्ट्स फॉर बॉडीली हार्म या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो ये अपनी चीज़ जो है वो ख़त्म होती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। इसके अंदर अपन ने जो फॉर्म पढ़े वो थे बैटरी, जिसमें आप फिजिकली हार्म करते हो, असॉल्ट जिसमें आप धमकी देते हो, बॉडीली हार्म जिसमें आप जो है फिजिकल हार्म जो है वो बेचारे को फिजिकल हार्म हो जाता है, फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जिसमें आप झूठा केस फाइल करते हो, नर्वस शॉक जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता लेकिन आप सामने वाले को ऐसा कुछ दिखा देते हो जिससे वो खुद को हार्म कर लेता है, डेफेमेशन जिसमें आप सामने वाले की रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा देते हो, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जिसमें आप सामने वाले को गलत इल्ज़ाम में जेल में डलवा देते हो। जेल में नहीं, सॉरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आप उसको कहीं कन्फाइन करके रख लेते हो बिना किसी वजह के और उसको आप मूव नहीं करने देते, तो वो सब इसके अंदर आता है। तो ये है अपने रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी जो अपन ने पूरे कवर कर लिए हैं। अभी इस वीडियो में अपन यहाँ तक रुकते हैं। इसको आप पूरा पढ़ें, कंपाइल करें अपने माइंड में, क्योंकि इसको बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों को आपके दिमाग में बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो टाइम अपने आप को दें, बार बार पढ़ें। कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। अब अपना इसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो आती है रेमेडीज़ जो टॉट्स के अंदर हैं, वो क्या क्या हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और फिर क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, घर पे रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल हैपन इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।